जिस प्रधान सेवक की सेवाओं का लाभ हर वर्ग और हर क्षेत्र को मिल रहा है, क्या मुस्लिम महिलाओं को उससे वंचित रखा जाना चाहिए? आज विषय है कि 5 साल के अंदर 50 ऐसी स्कीम्स हैं जो कि केंद्र सरकार महिलाओं के लिए लेकर आई है। आप खुद जब वुमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर थी, मुझे याद है कि जेंडर बजटिंग की बात हुआ करती थी। उसके बाद 10 साल तक जेंडर बजटिंग की बात इस देश से गायब हो गई और आज विमेन एम्पावरमेंट नहीं बल्कि विमेन लेड एम्पावरमेंट की बात ये सरकार कर रही है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना है, चाहे मुद्रा योजना है, चाहे आशा है, चाहे आंगनवाड़ी वर्कर्स है, चाहे इंद्रधनुष है, ऐसी तमाम योजनाओं में महिलाओं की भागीदारी को सुनिश्चित किया जा रहा है। लेकिन ऐसे ही समाज में एक कुरीति है जिसका नाम है ट्रिपल तलाक, तलाक़े बिद्दत। और तलाक़े बिद्दत को लेकर मुझे अपने शब्दों में नहीं बल्कि कुरान के शब्दों में अगर मैं कुछ बात कहूं तो कुरान के कौन सी सूरा, कौन सी आयत के अंदर तलाक़े बिद्दत का जिक्र है, ये मैं सुष्मिता देव सहित बाकी लोगों से पूछना चाहती हूं। और अगर ऐसी किसी प्रथा का जो है जिक्र नहीं है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस पर निर्णय देता है कि तलाक़े बिद्दत गैर संवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि वो महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है। और अधिकार कौन से? राइट टू इक्वालिटी। आपने सुप्रीम राइट डिवोर्स का आदमी के हाथ में दे दिया, जिसके ऊपर अभी तक विपक्ष में से किसी एक व्यक्ति ने बात नहीं की। जो सारा का सारा जिम्मा है वो बार बार यही कहा जा रहा है कि सिविल लॉज के अंदर क्रिमिनलिटी नहीं होती, और जिस 125 के राइट की बात की जा रही है, सस्टेनेंस के राइट की बात की जा रही है, वो क्रिमिनल एक्ट है। वो 125 ऑफ सीआरपीसी है, वो ऑलरेडी इस देश में क्रिमिनलाइज्ड है। और मैं सरकार के माध्यम से, सरकार की तरफ से ये कहना चाहूंगी, अपनी पार्टी की तरफ से, कि emphatically I want to add this, that whenever we are discussing subjects relating to gender justice, this is not he versus she. These are issues which are of human right violation, and it belongs to the entire social setup, entire political setup. Emphatically, I want to add that no gender war can ever be won until and unless men are standing with women, because they continue to be in power in the state of dominance. And I'm very happy that my Prime Minister and my Prime Minister's led government has chosen to take this initiative of bringing at least 50 such schemes to empower women of this country. और जो लोग शबरीमला चिल्ला रहे थे, कुछ नहीं, शशि थरूर जी का बयान पढ़ लिया होता तो चिल्लाना बंद हो गया होता, क्योंकि वो भी ये मानते हैं कि शबरीमला का जो मसला है वो बिल्कुल भिन्न है। हमारे देश में, हमारे संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है, यूनिफॉर्म रिलीजियस कोड की बात नहीं की गई। और सिविल राइट्स के अंदर महिलाओं का शादी का अख्तियार, सस्टेनेंस का अधिकार, भत्ते का अधिकार, ये सब तमाम अधिकार उसी सिविल लॉ के तहत आते कि समाज की व्यवस्था कैसी हो। लेकिन उसमें यह नहीं आता कि मरने के बाद किसको दफनाया जाएगा, किसको जलाया जाएगा। ये अधिकार रिलीजियस राइट्स है। रिलीजियस रिचुअल्स आर डिफरेंट, in which there should be no interference from the court then as compared to the civil laws and civil society laws. And so far as criminalization or civil rights is concerned, the criminalization happens if a person chooses not to pay his mother the sustenance amount, if a person chooses not to pay the maintenance amount to the wife or to the children. Already in various formats, whether it's Domestic Violence Act, it's 125 of the CRPC, or under writ jurisdiction, these laws can be enforced. But what the government has done, सरकार ने जो पहले कदम उठाया था वो सही कदम था, लेकिन कुछ आपत्ति व्यक्त की गई, और वो आपत्तियां जो हैं उनके निराकरण के लिए इस कानून में तब्दीली की गई। और यही कारण है कि 2017 में पहला बिल लाया गया। 2017 में जब वो बिल राज्यसभा से पारित नहीं हुआ तो ऑर्डिनेंस आई। ऑर्डिनेंस के लॉ के मुताबिक अगर संसद सदन में है तो या तो आप उस पर कानून बनाइए और या फिर उसकी सुनवाई हो। उसी के तहत ये बिल दोबारा दूसरी तरीके से बदलकर आपके सामने आया है। एक शायर ने कहा है, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। जब इरादा नेक है,
और इरादा है न्याय और जस्टिस दिलाने का, इरादा है समाज को बराबर खड़ा करने का, इरादा है कि इस देश से हर कुरीति का निदान हो, तो उस इरादे के साथ पुनः इसको नए बिल के रूप में आपके सामने लाया जा रहा है। और जिसको भी आपत्ति है वो इस बात को समझे कि तलाक को लेकर महिलाओं का क्या कहना है। एक औरत होने के नाते मैं पूरी तरीके से और भारतीयता में विश्वास रखते हुए ये बात कहती हूँ कि महिला चाहे हिंदू वर्ग की हो, चाहे मुसलमान वर्ग की हो, चाहे ईसाई हो, अधिकतर महिलाएं तलाक से दूर भागती हैं, क्योंकि एक बार शादी हुई तो वो जीवन भर निभाने की बात होती है। और जहां तक कानून की व्यवस्था है, किसी भी पुरुष को ये अधिकार दे देना कि क्षण भर के अंदर वो कहे तलाक तलाक तलाक, ओवर एंड डन विद, क्या ये सही होगा? किसी भी समाज के लिए सही होगा? कोई सुलहनामा, कोई आपसी बातचीत, कोई जरिया की परिवार को बचाया जा सके, एक पुरुष ये अधिकार रखे कि वो अपनी मर्जी से जब चाहे, मतलब एक लाइन है कि वस्त्रों की भांति स्त्री को बदलता चला जाए, क्या ये संभव है? एक नर नारी का नारा है, एक नर नारी का मारा है, एक नर नारी का रक्षक है, एक नर नारी का भक्षक है। तो क्या हम ऐसे भक्षक समाज की संरचना करना चाहते हैं जहां पर केवल और केवल पुरुष को अधिकार हो कि कब वो औरत घर में रहेगी, कब घर से बाहर निकाल दी जाएगी? अभी 15 दिन शादी को नहीं हुए उसको तलाक दे के बाहर कर दो क्योंकि वो डाउरी नहीं लेकर आई, या उसकी शादी को 25 साल हो गए, 4 बच्चों की 5 बच्चों की मां है, उसको बच्चों समेत घर से बाहर कर दो और कहो ये रहा 25 साल पुराना मेहर की रकम और आप जाइए और आपकी विदाई तय है। और जो लोग बात कर रहे थे 1986 के शाबानो केस की, वो सरासर मिसकोट कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने केवल अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, उन्होंने देश में विकास की पॉलिटिक्स नहीं की। अगर विकास की पॉलिटिक्स की होती, अगर इरादा नेक होता, तो इस देश के सामने एक नहीं 3 बार, अब ये चौथी बार है कि ऐसे जो जजमेंट्स हैं वो पारित किए गए। और ऐसे जजमेंट पास करने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा था राइट्स ऑफ विमेन ऑन डिवोर्स, यही अंतर है सोच का। वो डिवोर्स की बात करते हैं, हम विवाह की बात करते हैं, हम राइट्स ऑन मैरिज की बात करते हैं, हम शादी चलाने की बात करते हैं। और वही शादी चलाने के लिए जो भी कानूनी हकूक है वो औरत को मिलने चाहिए, क्योंकि औरतें वो बदलने वाले वस्त्र के बराबर नहीं है कि आए दिन आप उसको बदल दें। और मैं कोट करना चाहती हूँ कुरान से, मैं कोट करना चाहती हूँ कि इसमें इस्लामिक लॉ के मुताबिक क्या कहा गया है। और मैं फैजी की डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का एक पैराग्राफ पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। द रिफॉर्म ऑफ मोहम्मद, it has been pointed out by several authorities that prior to Islam, divorce among the ancient Arabs was easy and of frequent occurrence, and that this tendency has persisted to some extent in Islamic law. But to take a fair and balanced view, it must be observed that the Prophet showed his dislike to it in no uncertain terms. He is reported to have said that with Allah the most detestable of all the things permitted is divorce. Qadi Numan records an instance where Ali refused to divorce one of his 4 wives in order to marry another, and he told the people of Kufa not to give their daughters in marriage to Imam Hassan, his own son, for he was in the habit of marrying and divorcing a large number of women, a course of action which Ali disapproved. ये इस्लाम कहता है। और इस इस्लाम जो 2 सूरा है, चाहे वो सूरा अल बकरा है या सूरा अल तलाक है, उन दोनों का ये मानना है कि किसी भी तरीके से डिवोर्स नहीं होना चाहिए। कोशिश होना चाहिए कि दोनों तरफ के बीच में सुलहनामा हो सके, और सुलहनामा के से पहले इद्दत पीरियड का इंतजार किया जाए। क्योंकि प्रॉफिट मोहम्मद खुद तलाक के खिलाफ थे, तो उन्होंने इसको अधिक से अधिक अरबिक सोसाइटी को देखते हुए मुश्किल बनाने की कोशिश की। और उस मुश्किल में उन्होंने कहा पहले आप इद्दत का इंतजार कीजिए, इद्दत के बाद सुलहनामे की बात कीजिए, अगर उस बीच में औरत अपनी इच्छा जाहिर करती है तो मेल मिलाप कीजिए, और उसके बाद तो डिवोर्स ही खत्म। और उसके बावजूद अगर ये तय है कि डिवोर्स होना है तो 2 गवाहों को पेश कीजिए। और इसलिए उन्होंने कोशिश की कि कुछ करके किसी भी तरीके से इस प्रथा को समाप्त किया जाए। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए। धन्यवाद।